नमस्कार दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसके अनेकों उपागम एवं सिद्धांत हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से पहले हम सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी और व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये उपव्यवस्था सिद्धांत, सब सिस्टम थ्योरी आदि ने अंतर्राष्ट्रीय जो ये तीनों सिद्धांत, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और उपव्यवस्था सिद्धांत, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। व्यवहारवादी क्रांति का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो परंपरागत राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत था, उसके विपरीत एक मनुष्य के सामान्य व्यवहार को राजनीति में क्यों देखा जाता है, उसके बारे में एक सिद्धांत था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में अंतः अनुशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया। यानी विद्वानों ने क्या कहा कि अनेकों विषय हैं, उनके एक जाई कर लेना चाहिए, और यही धारणा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की उपज का कारण बनी। इस दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो मानते हैं कि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों में कठोरता के साथ विभाजित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने की प्रक्रिया रुक गई थी। यानी एक तरह से इसको कठोर करने से ज्ञान की प्रक्रिया जो विस्तार है वो रुक गया था, और प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में जो प्रगति में बाधाएं आ रही थी, यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक विज्ञान में होने वाले विकास की सहायता से दूसरे विज्ञानों की उसी प्रकार की समस्याओं को समझ पाना संभव नहीं रह गया था। एक विज्ञान में जो विकास होता था, उसकी सहायता से दूसरे विज्ञानों की उसी से भी प्रकार की समस्याओं को समझ पाना संभव नहीं हो रहा था। कुछ विद्वान ने विचार किया कि हमारे अध्ययन और शोध से एक ऐसी सामान्य ढांचा बनना चाहिए। फिर क्या किया कि कुछ एक विद्वानों ने सोचा और एक अध्ययन किया और कहा कि एक शोध, हमारा अध्ययन का और शोध का एक ऐसा सामान्य ढांचा बनना चाहिए जिससे विभिन्न अनुशासनों से प्राप्त ज्ञान को सार्थक ढंग से संगठित किया जा सके। यानी जो हम शोध करके निष्कर्ष निकालेंगे, उनको एग्जाई करके एक निष्कर्ष निकालने की इसको संगठित करके हम एक ऐसा सार्थक ढंग से एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में खड़े हो सके, ऐसा हमारा शोध होना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत एक ऐसे आंदोलन का परिचायक बन गया जिसका उद्देश्य विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण, विज्ञान का और इस विज्ञान के विश्लेषण का एकीकरण होना चाहिए, और एक ऐसे व्यापक सिद्धांत की खोज करना है जिसकी सहायता से प्रत्येक विज्ञान में अपनी समस्याओं अधिक अच्छी तरह से समझने में सहायता मिले। अर्थात अध्ययन ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी प्रकार के विज्ञानों में समस्याओं को अधिक से अधिक अच्छी तरह से समझा जा सके। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का उद्गम और विकास। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का आरंभ सैद्धांतिक रूप में प्राकृतिक विज्ञानों और विशेषकर जीव विज्ञान में हुआ था। जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत अर्थात प्रकृति की जो सिद्धांत है, वो उसी की तरह प्राकृतिक विज्ञानों और विशेषकर जीव विज्ञानों में हुआ था, परंतु सामाजिक विज्ञानों में उसका व्यवहार सबसे पहले मानव विज्ञान में होना प्रारंभ पाया गया। जीव विज्ञान से मानव विज्ञान, मानव विज्ञान से समाजशास्त्र, समाजशास्त्र से मनोविज्ञान, और काफ़ी समय बाद राजनीति विज्ञान में और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका उद्भव हुआ, विकास हुआ। अर्थात सबसे पहले जो व्यवस्था सिद्धांत है उसका क्रम अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले जीव विज्ञान में, अर्थात जीव का जो बॉडी किस प्रकार से काम करती है, फिर उसका मानव विज्ञान में, फिर समाजशास्त्र में, और फिर मनोविज्ञान में, और उसके काफ़ी समय बाद राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन किया जाने लगा। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना, कॉमन जो जनरल सिस्टम है, उसकी संकल्पना सबसे पहले 1920 के दशक में लुडविन और बर्टन लम्फी नामक जीव शास्त्रियों ने की रचनाओं में पाई जाती है। जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की जीव विज्ञानी की रचनाओं में पाई जाती है। 1920-30 में विज्ञान के एकीकरण की सहायता
एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, यानी जीव विज्ञान में जो होता है उसका एकीकरण किया जाए, इसकी आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक शास्त्रों में इसका सबसे पहले प्रारंभ सामाजिक मानव विज्ञान में इमानुएल दुर्खिम की रचनाओं में और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की की रचनाओं में स्पष्ट रूप से हुआ है। यानी जो जैव विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें लुडविन और बर्टलम्पी, और जो सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो उसमें इमानुएल दुर्खिम। राजनीति शास्त्र पर दो समाजशास्त्रियों रॉबर्ट के मर्टन और टालकट पार्सन्स के माध्यम से आया। राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में डेविड ईस्टन तथा गैब्रियल आमंड और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मार्टिन कैपलान ने इस सिद्धांत का विकास किया। अर्थात जैसे हमने इसके उद्विकास के जो क्रम देखा कि जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान है, उसी तरह जीव विज्ञान में बर्टन लम्पी, लुडविग और जो विज्ञान के एकीकरण की आवश्यकता, समाजशास्त्रों में इमानुएल दुर्खिम, राजनीतिक समाजशास्त्रियों में रॉबर्ट मार्टन और टालकट पार्सन्स, राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मार्टिन कैपलान ने इसमें काम किया। अर्थात हमें जो पढ़ना होगा वो मार्टिन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ना होगा। अब हम सामान्यतः व्यवस्था सिद्धांत के बारे में क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्यवस्था सिद्धांत का अभिप्राय विविध अनुशासनों, व्यवस्था सिद्धांत के बात करें तो विविध अनुशासनों में अनेक सामान्य बातें समान रूप से पाई जाती हैं, अतः इनको तारतम्य में पिरोने के लिए कोई ऐसा अमूर्त ढांचा निर्मित करना आवश्यक समझा गया जिससे कोई सामान्य सिद्धांत बनाया जा सके। विविध अनुशासनों में अनेक सामान्य सिद्धांत और सामान्य बातें पाई जाती है, तो इनको एक जगह करने के लिए एक ऐसा अमूर्त ढांचा होना चाहिए जिसके आधार पर कोई सामान्य सिद्धांत बना सके। अर्थात सभी को एक जगह करने की बात है, सभी अनुशासनों में समस्याओं को समझने में लागू किया जा सके, और फिर इसको एक जगह करने के बाद सभी प्रकार के अनुशासनों में, सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसको समझने के लिए एक जगह लागू किया जा सकते। ऐसे सामान्य सिद्धांत के निर्माण में प्रयत्नशील विद्वानों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा विकसित की गई जो व्यवस्था के विचार पर आधारित थी। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विभिन्न अनुशासनों में एकता लाने वाली अवधारणा की खोज से संबंधित है, अर्थात सभी अनुशासनों में एकता। इसका निर्माण व्यवस्था की अवधारणा से हुआ है, सिस्टम से हुआ है। जैसे भौतिक विज्ञानों में व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतः क्रियाओं के समूह से है जिसमें कुछ एक सीमाएं निश्चित हैं और एक विधि है। शाब्दिक परिभाषा, यानी इसी प्रकार से भौतिक विज्ञानों की तरह जीव विज्ञान में मान लो, जीव विज्ञान की रसायन शास्त्र में मान लो, तो इनका एक व्यवस्था सुपरिभाषित अंतः क्रियाओं का एक समूह होता है। शाब्दिक परिभाषा की अगर बात करें तो व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि संगठन के पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत है। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द हैं संबंधित, संगठित और संगठन। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसके अंग संबंध हो, आपस में संगठित संस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और इनके अंग आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। अगर हमें कहीं संगठन मिलता है अथवा जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं उसके सभी अंग एक दूसरे से संबंध हो तो वहाँ व्यवस्था सिद्धांत विद्यमान होता है। अर्थात इसके अगर समझें तो एक जगह एक अगर संगठन पाया जाता है या उसका संगठित होने का गुण पाया जाता है और उनमें आपस में एक दूसरे के आपस में जुड़ने का गुण पाया जाता हो तो वह व्यवस्था सिद्धांत कहलाता है। बर्टन लम्पी कहते हैं कि यह अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है। हॉल एवं अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह। बर्टन लम्पी ने व्यवस्था सिद्धांत के बारे में क्या कहा कि अंतःक्रिया इंटर रिएक्टेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक ग्रुप है। हॉल एवं फैगन वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का समूह है, यानी उसमें जो गुण होता है वो और उन वस्तुओं का आपस में ग्रुप है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत। अब ये तो क्या था, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या व्यवस्था सिद्धांत का अभिप्राय था। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा थी उसकी कल्पना के.डब्ल्यू. थॉम्पसन ने
की और मॉर्टन कैप्लोन ने इस धारणा को अधिक विस्तार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था शब्द 3 अर्थों में प्रयोग होता है। पहले अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम समझेंगे तो उसमें व्यवस्था सिद्धांत को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसको विद्वानों ने 3 शब्दों के बारे में बात करी है। पहले अर्थ में व्यवस्था का अर्थ कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकें, अर्थात एक ऐसा जोड़, ऐसा विन्यास, ऐसा संगठन जिसमें इनके बीच होने वाली परस्पर आपस की क्रियाएं समझी जा सके, पहचानी जा सकें। दूसरे अर्थ में अगर बात करें तो विशेष विन्यास जो है जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप ही राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जो जुड़ने का स्वयं जुड़ने का जो स्वरूप है वही राज्यों के व्यवहार को व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तीसरे अर्थ में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार के प्रविधियों के प्रयोग को व्यवस्था कहते हैं। जो भी गतिविधियां होती हैं या इनकी जो भी गतिविधियों की प्रविधियां होती हैं उनके अध्ययन को व्यवस्था सिद्धांत कहते हैं। पहला अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को दिग्दर्शन कराता है। अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो वास्तविकता है उसके दर्शन व्यवस्था सिद्धांत कराता है। जेम्स रोजिनो ने इसी अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसे वर्णन का एक तरीका माना है। दूसरे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता की व्याख्या करता है जो केनेथ बोल्डिंग और चार्ल्स मैकलेन ने इसी अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करते हुए के मुख्य चरों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। तीसरे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता का विश्लेषण करता है। प्रणाली के रूप में व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसे विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विस्तृत आधार सामग्री में सैद्धांतिक व्यवस्था को लाना चाहता है। जॉर्ज लिस्का और आर्थर ली बर्न्स ने ऐसे ही विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किया है। व्यवस्था विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय जगत को जीवशास्त्र की स्पष्ट संकल्पनाओं के आधार पर समझने का प्रयत्न कराता है। व्यवस्था विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय जगत को जीवशास्त्र के आधार पर एक सावयव इकाई के रूप में, सावयव का मतलब शरीर की तरह, एक इकाई मानकर चला जाता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्रों में भविष्य कथन किए जाते हैं वैसे ही यहाँ भी ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। गणित में जिस प्रकार कार्य कारण का संबंध है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी विवेचना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है जो हमेशा गतिमान रहती है और विशिष्ट काल में उसका विशिष्ट रूप रहता है। जो जिस काल में वो है उसका उस काल में उस वैसा ही रूप होगा। जैसे मानव शरीर में क्रम से बचपन, किशोरावस्था, यौवन और जरावस्था आती है, ऐसे ही व्यवस्था सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं। यदि एक व्यवस्था के समस्त अंग समान रूप से विकसित होते हैं तो वह स्वस्थ विकास होता है। जैसे सावयव शरीर में एक ही अंग का बढ़ना रोग का लक्षण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और तो युद्ध होते हैं। जिस प्रकार शरीर अर्थात एक तरह से शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है, ये कह सकते हैं हम। जिस प्रकार शरीर में बहुत अधिक असंतुलन हो जाता है तो ज्वर आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में तीव्र कदम उठाते हैं। उसी प्रकार राज्यों में जब गहरे असंतुलन होते हैं तो क्रांतियाँ होती हैं और उसके उपरांत नया संतुलन स्थापित होता है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था सिद्धांत है वो एक संगठित रूप से अनेकों प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। धन्यवाद।